हाय एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. Now, Sigmund Freud was not a psychologist, by the way. He was a medical practitioner. He wanted to be a scientist. But then, during the days of his medical practice, he started meeting the patients, talking, spending time with them, and trying to understand how they think. और उन्होंने ये लिंक निकाला कि जिस तरह से जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेके जो पेशेंट्स उनके पास आए थे, उनमें कोई लिंक था. इस तरह से डेवलप हुआ उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में. एंड लेटर ही गेव द एंटायर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी विच इज़ नोन एज द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. अ वेरी बोल्ड थ्योरी, अ वेरी interesting and a relatable theory, and very useful till date. It underwent a lot of criticisms, but despite of that, it still holds to be one of the strongest and one of the best theories of psychoanalysis. So let's understand what Freud wanted to say. Freud started with डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को डिफाइन करते थे, डिस्क्राइब करते थे, वो वही बताते थे जो दिखता था. वो ये कहते थे कि अगर हम किसी की बिहेवियर को पढ़ रहे हैं तो पार्ट बाय पार्ट उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, कॉग्निशन, इन सब को हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म. और ख़ास तौर से उस बिहेवियर को पढ़ेंगे, समझेंगे जो दिखाई देता है. जैसे कि बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में जो भी रिस्पॉन्स आता था, अब रिस्पॉन्स जो भी था किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट होता था और वो दिखता था. ऐसी चीज़ों को पढ़ना, इसका मतलब होता है कॉन्शियस बिहेवियर को पढ़ना. सो अभी तक जितने भी थ्योरीज आ रहे थे, ऑल दोज थ्योरीज टिल नाउ वर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर फ्रॉम अ कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू. But Sigmund Freud said that mind does not only have conscious behavior, it has two more layers, and those layers are the subconscious and the unconscious. So mind is quite like an iceberg. If this is an iceberg, I am not good at drawing. So if this is an iceberg, then this is what is visible. इतना ही दिख रहा है बाहर से. तो ये हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है. जो मैं बोल रही हूँ इस समय, वो मेरा कॉन्शियस बिहेवियर है. आपको जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो कॉन्शियस एक्टिविटी है. लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे एंग्जाइटी लेवल्स क्या हैं, और मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में मैं कैसी इंसान हूँ, उसका आइडिया आपको मुझे अभी देखकर या सुनकर नहीं मिलेगा. तो दैट पार्ट इज़ माई सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर. So he said that whatever is visible on the tip of an iceberg is conscious behavior. All that lies below that which is not visible is the subconscious and the unconscious behavior. तो subconscious behavior क्या है? कोई ऐसा जो हमारे माइंड में मेमोरीज होती हैं बचपन की, जो हम वैसे भूले रहते हैं बट हमें याद आ सकती हैं. सो ऑल दोज मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस दैट आर समवेयर डाउन इन आर मेमोरी लेन, बट वी कैन एक्सेस देम व्हेन वी वांट. थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो हमें वो याद आ जाएगा. तो वो होता है सबकॉन्शियस. ना वो पूरी तरह से कॉन्शियस है, ना वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है. वी आर अवेयर ऑफ दोज मेमोरीज, वी आर अवेयर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अस. सो दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दे come under subconscious. But there is a huge part of our thinking, of our behaving, of what is in our mind which is not visible even to us, which is not known to us. हमें भी ऐसे अपने दिमाग की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, हमें ऐसा फील क्यों हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है. क्योंकि a lot of part of our mind is hidden from us also and from the world. And that also forms our personality, and that is the unconscious. तो आइसबर्ग का जो टिप है वो खाली दिखता है, वो है कॉन्शियस बिहेवियर. बाकी जो है वो बिहेवियर, माइंड, दोनों ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं. बाकी सब कुछ जो है सबकॉन्शियस, जो कि वैसे इंस्टेंटली हमें याद नहीं रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएं तो वो हमें रेडली मेमोरीज याद आ जाती हैं. तो वो सबकॉन्शियस है, लेकिन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है. मुझे अभी इस समय याद नहीं है कि स्कूल में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन अगर मैं कोई मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो और मैं सोचने की कोशिश करूँ तो वो मुझे याद आ जाएगा. तो दैट इज़ माई सबकॉन्शियस. Unconscious is totally which I'm not aware. So if I'm doing something because I have a fear for something, now that fear may be attributed to something that has happened in my childhood which I don't remember or I don't know.
सो दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस बिहेवियर. तो ये अनकॉन्शियस की जो बात है वो अभी तक किसी ने नहीं की थी. सिगमंड फ्रॉइड वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट इट, विच मेक्स दिस थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो नाउ वी कम टू the actual theory, actual components of personality that Sigmund Freud talked about. So Sigmund Freud said that there are 3 components of personality. ये बहुत ज़रूरी है समझना, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है समझना psychic energy. What is psychic energy? Now we all know about physiological energy. हमें पता है physiological energy क्या होती है. हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हम different एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना फिरना, बैठना उठना, exercise, all that, even digestion, even eating, everything is because of physiological energy. Then what is the psychic energy? Freud said all the mental processes, जितनी भी mental processes हो रही हैं वो सब होती हैं psychic energy की वजह से. तो psychic energy जो है वो physiological energy से different है, लेकिन जो concept है ना energy remains constant, it keeps converting into one form to another, वो logic यहाँ भी apply होता है. तो जिस एनर्जी से हमारे मेंटल फंक्शंस होते हैं, दैट एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड इन डूइंग आवर मेंटल फंक्शंस इज नोन एज साइकिक एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कीप्स चेंजिंग इनटू फिजियोलॉजिकल एनर्जी, or the and vice versa, the physiological energy keeps changing into psychic energy. But psychic energy is what our mental functions require to perform all these mental activities, they require psychic energy to operate. तो ये हमने समझ लिया psychic energy क्या है. अब हम देखते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स पर्सनालिटी के क्या हैं जो फ्रॉइड ने बताए थे. जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है इड. इड बेसिकली होता है सबसे ज़्यादा स्टोर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी. साइकिक एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है. हमें पता है कि जो सिस्टम्स हैं वो कभी भी एनर्जी रखना नहीं चाहते. दे ऑलवेज वांट टू रिलीज एनर्जी एंड कम बैक इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. वैसे ही साइकिक एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टेंशन बढ़ जाता है. इसका क्या मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई नीड है, कोई डिज़ायर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारा टेंशन बढ़ गया उसको अक्वायर करने के लिए. दिस टॉपिक इज़ सिमिलर टू द मोटिवेशन टॉपिक जब मैंने आपको नीड, ड्राइव और मोटिव पढ़ाया था कि जब कोई नीड स्ट्रांग होती है तो मोटिव स्ट्रांग हो जाता है, ड्राइव स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से मोटिव आता है. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कुछ कि जब कोई विश आती है, कोई डिज़ायर होती है, कोई नीड होती है, किसी भी तरह की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनीथिंग, तो उसको अक्वायर करने के लिए बॉडी में टेंशन बनता है, एनर्जी डिपॉजिट होती है विच इज़ द साइकिक एनर्जी. इड सबसे ज़्यादा स्टोर हाउस है उस एनर्जी का, क्योंकि इड को किसी तरह उस नीड को फुलफिल करना है, उस विश को पूरा करना है, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, कुछ भी हो. अगर मुझे भूख लगी है तो मेरी साइकिक एनर्जी, हंगर ड्राइव मेरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी साइकिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेंशन की स्टेट में मैं आ जाऊंगी और मुझे किसी तरह वो नीड, जो भूख है, वो फुलफिल करनी है, चाहे मुझे किसी का मर्डर ही क्यों ना करना हो. इरैशनल. सो दैट इज़ वॉट इट डज. इट just thinks about wish fulfillment. It does not think about morality or how it is, or even practicality कि वो नीड मेरी पूरी कैसे होगी, वो भी नहीं सोचता. उसको बस मतलब होता है. So I'm going to rub this and I'm going to discuss the id. So id basically wants to fulfill the wish even if it is irrational. It wants to release tension. Somehow, it wants to release tension somehow, not thinking how it will. It does not think about, doesn't think about how it will be fulfilled and whether it's right or wrong. It does not think about these things. It only is concerned with need fulfillment. नेक्स्ट कम्स आर ईगो. जो हमारा ईगो है वो एनर्जी इड से ही लेता है, साइकिक एनर्जी. और वो क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है इड तो पागल है, इड को तो बस खाली अपनी नीड को फुलफिल करना है. इड इज ओनली कंसर्न विद फुलफिलमेंट ऑफ नीड. सो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड इड फॉर्म्स अ मेंटल पिक्चर. तो उस मेंटल पिक्चर से तो उसकी नीड नहीं सेटिस्फाई होगी. मुझे अगर भूख लगी है तो मेरी इड में ये विश आ गई कि मुझे खाना खाना है, उसके लिए एनर्जी बहुत बढ़ गई.
अब वो खाना खाने के लिए मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई खाने की, बट वो इमेज से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। उस इमेज को हमें एक रियल खाने की चीज़ से मैच करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ रियल चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि ये नीड फुलफिल हो। वो काम करता है ईगो। सो ईगो इज अ वेरी प्रैक्टिकल or a real part of our personality which actually executes action to fulfill id's wish। तो जो यहाँ पे id जो है उसको एक नीड पूरी करनी है जिसकी वजह से उसने एक इमेज फॉर्म की, लेकिन उस इमेज को फॉर्म करने से उसकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही है। और हो सकता है कि वो जो इमेज उसने फॉर्म की है वो इरैशनल हो, किसी का मर्डर करके मुझे चाहे मिले कुछ भी हो, मुझे वो चीज़ चाहिए। बट ईगो जो है वो ये सोचता है कि किस तरह से प्रैक्टिकली उस चीज़ को लाया जाए। तो वो अगर मुझे भूख लगी है, इड ये कहता है, तो ईगो कहेगा कि गो ऑर्डर समथिंग, या बगल में जो बच्चा बैठा है उससे खाना ले लो या किसी से मांग लो। तो इट इज़ एक्चुअली डूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इड। जो विश फुलफिलमेंट है उसका जो आइडिया दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, उसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है, रियलिटी जो उसको रियलिटी चेक करा रहा है कि खाली इमेज से पेट नहीं भरेगा, यू हैव टू डू दिस टू गेट दिस, दैट इज डन बाय ईगो। सो ईगो ऑल्सो टेक्स the energy from id and performs the action, but ego is also not concerned with morality, right and wrong ego को भी नहीं मतलब होता है उससे, उसको बस solution देना है खाली। id जो है वो pleasure principle से चलता है, या हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस, भूख लगी है, खाना चाहिए, इमेज फॉर्म हो गई, तो ये क्या है? प्राइमरी। तो जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, इम्पल्सेस हैं, वो कभी सोचते नहीं हैं कि ये रियलिटी में हासिल कैसे होगा, या सही है या गलत, बस कोई चीज़ चाहिए, उसकी नीड फील हो रही है, टेंशन बढ़ गया है, तो ये प्राइमरी प्रोसेस है। मतलब रिफ्लेक्सेस से जनरली या इंस्टिंक्ट से ये कंट्रोल हो रहा है इड। और प्लेजर चाहिए इसको, प्लेजर प्रिंसिपल, बस ग्रेटिफिकेशन हो जाए, जैसे ही नीड फुलफिल हो जाएगी तो मुझे प्लेजर मिलेगा, एंड इड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन प्लेजर। बट ईगो जो है इट डज नॉट रन विद प्लेजर प्रिंसिपल, वो कहता है कि रियलिटी प्रिंसिपल, कि तुमने जो इमेज बनाई है उससे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा टू गेट दैट। अब वो भी मॉरलिटी नहीं सोचता है, लेकिन वो सोल्यूशन निकालता है। तो दैट मीन्स इट रन्स ऑन reality principle. So that is what differentiates ego from id. अब तीसरी चीज जो आती है वो है हमारी, कहाँ लिखूं? ओके, I'll just rub this, यहीं पे लिखती हूँ। That is super ego. Now सुपर ईगो जो है, यहाँ पे हमारा इड है, यहाँ पे हमारा ईगो है। इड में हमारी नीड है, हमारा प्लेजर प्रिंसिपल है, इरैशनल है, खाली नीड को फुलफिल करना है। ईगो जो है हमारा रियल सोल्यूशन हम कह सकते हैं, जो दे रहा है नीड फुलफिलमेंट की। एंड रियलिटी प्रिंसिपल, कैसे वो चीज़ हासिल होगी। यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, उसकी मेंटल इमेज। तभी जिन लोगों का इड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उनको हैलुसिनेशंस बहुत होते हैं, उनको वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो उनको चाहिए होती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ईगो जो है वो सेकेंडरी प्रिंसिपल पर, सेकेंडरी प्रोसेस पे चलता है। मतलब इड की फरमाइश को पूरा कैसे किया जाए ये ईगो सोचता है। इसके लिए ईगो को बहुत काम करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, ये सब ईगो का काम है। लेकिन अभी भी सही गलत, अच्छा बुरा नहीं सोच रहा है, बस किस तरह इड की हेल्प की जाए वो यही सोच रहा है। रियलिटी प्रिंसिपल, इड तो इतना बुद्धू है, उसको तो अपनी नीड पूरी करनी है, उसके लिए वो एक इमेज बना रहा है, मेंटल इमेज से वो अपनी नीड पूरी करने की और प्लेजर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बट ईगो उसको रियलिटी चेक कर रहा है, उसको शीशा दिखाता है कि ऐसे नहीं तुम्हारी नीड पूरी होगी, तुम्हें प्लेजर नहीं मिलेगा, यू हैव टू वर्क थ्रू रियलिटी प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी प्रोसेस, मतलब ये थिंकिंग, रीजनिंग, इससे सोल्यूशन निकालता है इसकी प्रॉब्लम का। तो ये इड और ईगो का काम हो गया। अब तीसरा आता है सुपर ईगो। तो हमारी पर्सनालिटी में इड भी है, ईगो भी है,
और तीसरी चीज़ जो है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो बात करता है मोरालिटी की, मोरालिटी प्रिंसिपल, गुड और बैड। तो इड की कोई फरमाइश थी जिसको पूरा करने के लिए ईगो ने सोल्यूशन दिया, उसको मार दो और उसके पास जितना सामान है वो ले लो, तुम्हें प्लेजर मिल जाएगा, तुम्हारी नीड फुलफिल हो जाएगी। बट सुपर ईगो कहता है कि नो, इफ यू हैव अ नीड टू एक्वायर मनी, ego has suggested the solution of killing someone and getting that money from that person, but that is wrong. It is not as per the societal norms and standards. That is against the value system. So don't do that. So super ego controls the id and controls the ego. It controls the id primarily and suppresses the irrational behavior. So it acts as a guard on between id and ego. तो id and ego ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। सुपर ईगो की वजह से क्या होता है, id की चीज़ें रिप्रेस होती हैं, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ रिप्रेशन। जब हम अपनी इम्पल्सेस, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारे इम्पल्सेस कह रहे हैं कि जल्दी से किसी को मार के खाना ले लो उससे, या उसकी ज्वेलरी ले लो, तो वो इम्पल्सेस को रिप्रेस करती है सुपर ईगो। अगर बहुत ज़्यादा रिप्रेशन होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भी हम कहते हैं, जब हम कैथेक्सिक्स और एंटी कैथेक्सिक्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि सुपर ईगो किस तरह से इड और ईगो को नेगेट करता है। तो इड में कैथेक्सिस बनती है, मतलब इड अपनी इच्छा सामने रखता है कि ये मुझे चाहिए, ईगो उसको हेल्प करता है कि दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इट, एंड सुपर ईगो उसको नेगेट करता है, उसको चेक में रखता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ऐसे करना है क्योंकि ये मॉरली गलत या सही है। सो सुपर ईगो इज एक्टिंग एज अ guard to morality principles. It is functioning through morality principles and is inhibiting the impulsive, irrational behavior of id. So these three components are there in our personality. Depending on which is dominant, our personalities are defined by it. Some people you see, they are very impulsive, they behave irrationally, they are selfish, they do not think about the actions, the repercussions of their actions. तो वो जो हैं उनमें id सबसे ज़्यादा predominant है, मतलब साइकिक एनर्जी सबसे ज़्यादा उनकी id में होती है और सुपर ईगो उनका थोड़ा कम काम करता है। ईगो और id, ईगो gratifies the tries to gratify the id, उनके में id और ईगो का काम ज़्यादा होता है। Some people are very practical, they don't think about moral standards, बट दे थिंक अबाउट प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट, मतलब उनको हर चीज़ का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो गलत हो सही हो, बट रैशनल होना चाहिए। मतलब उनका ईगो का जो है वो थोड़ा सा सही है। मतलब कोई इंसान घर में बैठ के विशुअल थिंकिंग कर रहा है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो इसका मतलब इड बहुत ज़्यादा है उसमें। लेकिन कोई इंसान उस चीज़ को प्रैक्टिकली हासिल करना चाहता है कि बैठ कर सपना देखने से नहीं होता, यू हैव टू स्टेप आउट, इट जस्ट ड्रीमिंग इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, जस्ट गो आउट एंड डू दिस एंड अक्वायर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। सो इन दोज पीपल ego is dominant, that is maximum energy, psychic energy is with the ego. And in the third kind of people, we see that their actions and their behavior and their personality is led by moral principles. They are very conscious of what is right and wrong, what is not supposed to be done, what is not in favor of the societal, what is not in line with the societal norms. तो ऐसे जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सुपर ईगो में, और वो रिप्रेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी विशेज़ और डिज़ायर्स को, बिकॉज ऑफ मोरालिटी प्रिंसिपल बीइंग प्रिडोमिनेंट। तो ये तीन पार्ट्स बताए थे सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है, जब मैंने इड की बात की थी तो मैंने कहा था प्लेजर प्रिंसिपल, और प्लेजर प्रिंसिपल लिंक्ड है हमारे रिफ्लेक्सेस से। मतलब जब भी कोई टेंशन आती है उसको रिड्यूस करते हैं जब हम, तो हमें प्लेजर की फीलिंग आती है, दैट इज़ अ प्लेजर प्रिंसिपल। सो इफ वी वांट वाटर, if we are thirsty, that's a need, and we drink water, that is gratification of that need, and that leads to pleasure. It can be anything. So these things are led by our reflexes or instincts. So what are these instincts? So as I had said, if we talk about instincts, remember we are talking about id. How? Instinct क्या है? I had discussed about psychic energy.
So when the psychic energy is very high, there is a need to release it, or there is a natural tendency to release it. That is an instinct. So an instinct is a natural tendency to release psychic energy. तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होती है रिलीज करने की साइकिक एनर्जी में? इड में होती है. तो इसीलिए इंस्टिंक्ट को हमेशा जोड़ा जाता है इड से. तो प्लेजर प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इड का होता है. क्यों? क्योंकि इंस्टिंक्ट क्या है? साइकिक एनर्जी जब भी बढ़ती है उसको रिलीज करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है. सो द नेचुरल टेंडेंसी टू रिलीज टेंशन, release this discomfort or psychic energy is an instinct, and that is what is seen generally in the id. So id ही है जिसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है साइकिक एनर्जी को बाहर निकालो, चाहे और नीड को फुलफिल करो, स्टेबल हो जाओ, चाहे कैसे भी हो, अच्छा बुरा, प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, वो नहीं सोचता, बस ग्रेटिफाई करना होता है. सो वो इसीलिए हम कहते हैं कि इंस्टिंक्ट्स आर प्रिडोमिनेंट इन व्हेन वी टॉक अबाउट id in the personality. Now instincts are of two kinds as discussed by Freud. Freud ने दो तरह के instincts की बात की है. एक तो life instincts और एक death instinct. इसको कहते हैं eros वो, और इसको कहते हैं thanatos. वो ये कहते हैं कि जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की कि दे वॉन्ट टू लिव. ओके, तो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो है लाइफ इंस्टिंक्ट. वो काम करते ही रहते हैं ताकि लाइफ चलती रहे. तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे लाइफ आगे बढ़ेगी? दे आर सेक्स, हंगर इंस्टिंक्ट हम कह सकते हैं, थर्स्ट. तो ये सब चीज़ों से इन इंस्टिंक्ट्स के फुलफिलमेंट से लाइफ आगे बढ़ती है. व्हेन टू पीपल इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी दैट कैन रिजल्ट इन रिप्रोडक्शन एंड हेंस द लाइफ विल गो ऑन. तो ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद रिलीज ऑफ साइकिक टेंशन टू पुश लाइफ अहेड, टू क्रिएट लाइफ और टू फैसिलिटेट और encourage life, creation, creativity, productivity. So all these instincts are life instincts. बट जहाँ लाइफ है वहाँ डेथ भी होगा. ऐसे फ्रॉइड ने कहा था द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई. सो डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ होनी ही है. तो कोई ना कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर ऐसे हैं जो अल्टीमेटली हमें डेथ की तरफ ले जाते हैं. तो वो उनमें से एक इंस्टिंक्ट है, उसको थैनाटोस बोला था, एग्रेशन. एग्रेशन की वजह से ही वॉर्स होती हैं, लड़ाई होती है, मर्डर होता है और फिर जाने जाती हैं और इस संसार का जो बैलेंस है वो बनता है. सो द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ इज बिकॉज ऑफ अग्रेशन इंस्टिंक्ट. एग्रेशन इंस्टिंक्ट दिया ही भगवान ने इसलिए है, नेचुरली टेंडेंसी हमें दी इसलिए है ताकि हम, ये फ्रॉइड ने कहा है, ताकि लाइफ आगे बढ़ रही है तो पीछे भी जाए, डेथ्स भी हो, तो इस एंड द बैलेंस इज रीस्टोर्ड. So these instincts are natural tendencies to release psychic energy, and they have been divided into life instinct and death instinct by Freud. So what did we study in this lecture? We started with conscious, unconscious, subconscious behavior, and Freud was the first one to talk about unconscious behavior. Unconscious behavior में क्या क्या आ सकता है? All those desires, wishes that are there in us, or they have been fulfilled or not fulfilled, repressed, all those things in the unconscious behavior that we don't know, they are there in the unconscious behavior. Then we talked about id, superego, ego. Id is basically reservoir of psychic energy. It only wants to release that energy and fulfill the needs. It does not think about how it will be achieved, practicality aspect or morality aspect. Ego helps the id in achieving that need. It also does not talk about or think about morality aspect, but it gives the real solution to the id's need. Superego intervenes and brings the morality aspect. So depending on what is dominant, personality is accordingly shaped. This we studied, and then we studied about instincts that are there in all human beings, in all living beings rather I should say. And they are mainly of two kinds, life and death. Life instincts help us to create life and take forward the life, and death instincts, they help in death and bringing an end to the life, to restore balance. Instincts क्या हैं? They are natural tendencies to release energy जो हमारे अंदर already है.
So in this video I will only discuss this much. In my next video I'm going to talk about the stages of development of personality that were given by Freud. So stay connected and follow and subscribe my channel, and do click the button for the next